नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। कुवैत की इमारत में आग से मारे गए 45 भारतीयों के शव केरल पहुंचे। कुवैत की इमारत में आग लगने से मरने वाले 45 भारतीयों के शवों को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया। मृतकों के शवों को तमिलनाडु और कर्नाटक सहित उनके पैतृक स्थानों पर ले जाया जाएगा। इसके बाद विमान अन्य राज्यों के मृतकों के शवों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना होगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कैबिनेट के सहयोगी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आधिकारिक प्रक्रियाओं और अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे। इसके पहले कोचीन हवाई अड्डे पर पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तैनात की गई थी। गुरुवार को कुवैत में अधिकारियों ने आग में मारे गए 45 भारतीयों और 3 फिलीपीनी नागरिकों के शवों की पहचान की। कुवैत ने घटना की तुरंत जांच करने का संकल्प लिया है और पीड़ितों के शवों को वापस लाने में पूरी सहायता का आश्वासन दिया। बुधवार को दक्षिणी शहर मंगाफ में 7 मंजिला इमारत में लगी आग में कम से कम 49 विदेशी श्रमिकों की मौत हो गई और 50 से अन्य घायल हो गए। वहां 196 प्रवासी मजदूर रह रहे थे। कुवैत फायर फोर्स ने कहा कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। इसने एक बयान में कहा है कि घटनास्थल और उस इमारत की फील्ड जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया। भारत ने कहा, चीन और पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। चीन और पाकिस्तान के साझे बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने का भारत ने विरोध किया है और उसकी आलोचना की है। भारत ने कहा कि वह संदर्भ ही सही नहीं है क्योंकि लद्दाख समेत केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अखंड हिस्सा है। भारत की यह प्रतिक्रिया पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ द्वारा 4 जून से 8 जून तक चीन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद आई है। मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPIC पर भी चर्चा की, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में भारत के संप्रभु क्षेत्र से होकर गुजरता है। चीन और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर सहित लंबित मुद्दों को हल करने के लिए एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया था। भारत ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्र शासित प्रदेश का गलत तरीके से जिक्र किए जाने को खारिज करता है। इसने कहा है कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति पहले की तरह ही है और संबंधित पक्षों को अच्छी तरह से यह पता है। चीन पाकिस्तान संयुक्त बयान पर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। क्या प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी पारी शुरू करेंगी? प्रियंका गांधी के चुनावी पारी शुरू करने के प्रयास अब जोर शोर से लगाए जा रहे हैं, वह भी वायनाड से। राहुल गांधी के बयान से भी इसको हवा मिलती है। रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीते राहुल को अब एक सीट खाली करनी होगी और सवाल उठ रहा है कि वह कौन सी सीट खाली करेंगे। वायनाड की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से कहा था कि वह दुविधा में है कि दोनों सीटों में से किसे चुने, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनके इस फैसले से लोग खुश होंगे। अब कांग्रेस के अंदर ऐसी चर्चा है कि यदि राहुल गांधी रायबरेली के लिए वायनाड लोकसभा सीट छोड़ देते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा के वहां से चुनाव लड़ने के विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैसे प्रियंका के चुनाव लड़ने का जिक्र खुद राहुल गांधी ने रायबरेली में एक सभा में की थी। उन्होंने कहा था कि यदि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ जाती तो PM मोदी को 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हरा देती। अब क्योंकि राहुल गांधी को 2 सीटों में से एक को छोड़ना होगा, वायनाड सीट को लेकर तेज कयास हो गए हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि राहुल वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं। द हिंदू ने कांग्रेस के एक शीर्ष नेता के हवाले से कहा है कि यदि राहुल वायनाड लोकसभा सीट छोड़ देते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा के वहां से चुनाव लड़ने के विकल्प से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बयान को राहुल के बयान मेरे फैसले से लोग खुश होंगे से जोड़कर देखा जा रहा है। अजीत डोभाल फिर से बने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तीसरी बार नियुक्ति। पूर्व IPS अधिकारी अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। गुरुवार को इस मामले में सरकारी आदेश जारी किया गया। कैबिनेट नियुक्ति समिति के आदेश में कहा गया है कि डोभाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक रहेंगी। उनका कार्यकाल 10 जून से प्रभावी हुआ। आदेश के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान डोभाल को वरीयता तालिका में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति की शर्तें अलग से अधिसूचित की जाएंगी। इसी बीच नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी PK मिश्रा की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के कार्यालय के साथ या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तब तक रहेगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक डोभाल प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक हैं। केरल कैडर के 1968 बैच के IPS अधिकारी डोभाल कीर्ति चक्र से सम्मानित होने वाले पहले पुलिसकर्मी थे। इसके अलावा डोभाल भारतीय पुलिस पदक प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी रहे। 1968 बैच के IPS अधिकारी डोभाल को पहली बार 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया था। उल्लेखनीय है कि NSA का पद पहली बार 1998 में बनाया गया था, जब देश में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किए गए थे।
येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आपराधिक जांच विभाग यानी सीआईडी जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सीआईडी ने पहले ही येदियुरप्पा को तलब किया है और उन्हें मामले में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। इसी साल 14 मार्च को बेंगलुरु पुलिस ने 17 वर्षीय पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ 17 वर्षीय एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोप में यह एफआईआर दर्ज की गई है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पोक्सो के तहत नाबालिग लड़की की यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया गया है। विशेष अदालत ने मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग के अनुरोध पर गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। 80 वर्षीय येदियुरप्पा को सीआईडी ने 12 जून को तलब किया था। उन्होंने यह कहते हुए 18 जून तक पेश होने का समय मांगा कि वह नई दिल्ली में हैं। येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में दर्ज पोक्सो मामले को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है। मामले की जांच में धीमी प्रकृति को लेकर नाबालिग लड़की के भाई द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने के तुरंत बाद येदियुरप्पा ने उच्च न्यायालय का रुख किया। येदियुरप्पा और नाबालिग लड़की के भाई द्वारा दायर उच्च न्यायालय की याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है। जिस हत्या में कन्नड़ अभिनेता दर्शन गिरफ्तार, उसका घटनाक्रम फिल्मी पटकथा जैसा। एक हत्या केस में कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा का जुड़ाव फिल्मी पटकथा जैसा है। 2016 में फैन नाम की एक फिल्म आई थी। शाहरुख खान की उस फिल्म की कहानी की बॉलीवुड सुपरस्टार का एक बहुत बड़ा फैन दिल्ली से मुंबई मिलने जाता है, लेकिन सुपरस्टार ऐसा करने से इनकार कर देता है और तब वह फैन अपने चहेते सुपरस्टार को ही बर्बाद करने का फैसला लेता है। अब सच्ची घटना में जिस एक हत्या के केस में दर्शन थुगुदीपा को गिरफ्तार किया गया है, उसका घटनाक्रम भी उसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं। यह सच्ची घटना कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन से जुड़ा है। दर्शन की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा के सोशल मीडिया पर किसी ने भद्दी टिप्पणियां की। गर्लफ्रेंड ने सबक सिखाने को कहा। सुपरस्टार पूरे तन्मय से इस काम में जुट गया। भद्दी टिप्पणी करने वाले की जानकारी जुटाने के लिए खास आदमी को लगाया गया, अगवा किया गया, बेरहमी से पीटा गया और मारकर एक नाले में फेंक दिया गया। जब पुलिस की जांच करीब तक पहुंच गई तो हत्या की जिम्मेदारी लेने के लिए 3 लोगों को लाखों रुपए की पेशकश कर दी गई। पुलिस के अनुसार हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किए गए कन्नड़ अभिनेता दर्शन थुगुदीपा ने कथित तौर पर 3 अन्य लोगों से नकदी के बदले अपराध का दोष अपने सिर पर लेने को कहा था। उन लोगों को 5-5 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। दर्शन थुगुदीपा हत्या के मामले में तब फंसे जब 33 वर्षीय रेणुका स्वामी का शव बेंगलुरु के सुमनहल्ली ब्रिज के पास एक नाले में मिला था। फूड डिलीवरी का काम करने वाले एक शख्स ने देखा कि कुत्ते एक शव को नोच रहे थे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया। पीटीआई ने पुलिस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि चित्रदुर्ग में रहने वाले रेणुका स्वामी ने कथित तौर पर दर्शन की सह कलाकार और गर्लफ्रेंड पवित्र गौड़ा की सोशल मीडिया पर पोस्ट पर भद्दी टिप्पणियां की थी। आरोप है कि अश्लील संदेश भेजे गए थे। बारामती से हारी सुनेत्रा पवार जा रही है राज्यसभा, भाजपा शिंदे देखते रह गए। एनसीपी अजित पवार की पत्नी को अब राज्यसभा भेजने की तैयारी है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने गुरुवार को पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि अजित पवार गुट ने इसके लिए महायुति गठबंधन के 2 सदस्यों शिवसेना और भाजपा को औपचारिक रूप से सूचित नहीं किया, क्योंकि नामांकन के समय इन दलों के नेता समर्थन के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि प्रफुल्ल पटेल का दावा है कि उनकी पार्टी ने सहयोगी दलों को सूचित कर दिया था। एनसीपी अजित पवार गुट ने इस संबंध में बुधवार शाम को बैठक की थी, जिसमें राज्यसभा सीट के लिए अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला हुआ। कौन प्रत्याशी होगा, इस पर सभी मौन रहे। ये बताया गया कि गुरुवार 11 बजे प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा। पार्टी के सीनियर नेता छगन भुजबल को उम्मीद थी कि उनके बेटे समीर भुजबल का नाम का ऐलान किया जाएगा, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसी अजित पवार की इच्छा है। फिर छगन भुजबल ने सुनेत्रा के नाम का प्रस्ताव कराया गया। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल की अगुवाई में बाकी नेता नामांकन कराने विधानसभा चले गए। सुनेत्रा को हाल ही में बारामती से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले 1.58 लाख वोटों से हराया है। बारामती का चुनाव अभियान अपनी पत्नी के लिए खुद अजित पवार संभाल रहे थे, लेकिन बारामती के मतदाताओं ने शरद पवार का साथ दिया। सुमित्रा पवार ने जब नामांकन दाखिल कर दिया तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उन्हें किस आधार पर पार्टी ने टिकट दिया। सुमित्रा पवार ने कहा कि जनता की भारी मांग पर पार्टी ने मुझे राज्यसभा के लिए टिकट दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड, एमपी में विधानसभा उपचुनावों के लिए बीजेपी की सूची जारी। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव के बाद कुछ सीटें खाली हुई हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में 13 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई जहां उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने जो सूची जारी की है उनमें 6 सीटों के लिए ही उम्मीदवारों के नाम हैं।
बीजेपी द्वारा जारी सूची के अनुसार हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट के लिए होशियार सिंह चंबलवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा हिमाचल के ही हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालगढ़ से कृष्णलाल ठाकुर के नाम की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की एक सीट अमरवाड़ा के लिए भी बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। इस सीट पर कमलेश शाह को टिकट दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर सीट पर करतार सिंह भड़ाना को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने 3 राज्यों की कुल 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं, जबकि उपचुनाव 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने हैं। जिन राज्यों में उपचुनाव होने हैं उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है। इसके लिए अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जून है। 24 जून को मतपत्रों की जांच की जाएगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून है। सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 10 जुलाई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। G7 समिट के लिए इटली पहुंचे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के लिए इटली पहुंच गए हैं। उनका प्लेन रात 3:30 बजे अपुलिया के ब्रिंडसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहाँ वे इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत कई वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात करेंगे। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का पहला विदेशी दौरा है। मोदी ने एक पोस्ट में लिखा कि G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंच गया हूं। विश्व नेताओं के साथ सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। साथ मिलकर हमारा लक्ष्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और उज्जवल भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उन्होंने समिट में रवाना होने से पहले कहा था कि उन्हें इस बात की खुशी है कि वो पहले विदेश दौरे पर इटली जा रहे हैं। G7 देशों की बैठक में पहली बार कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस भी शामिल होने वाले हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाइडेन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन समेत कई देशों के हेड से मुलाकात भी करेंगे। 1975 में बना ये संगठन दुनिया के सबसे अमीर देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा शामिल है। ये देश हर साल एक समिट में दुनिया के अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पिछली बार G7 समिट जापान में हुआ था। इसमें चीन के कर्ज जाल और इंडो पैसिफिक में बढ़ते दबदबे पर चर्चा की गई थी। भारत अब तक 11 बार इस समिट में शामिल हो चुका है। सबसे पहले 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस समिट के लिए फ्रांस ने बुलावा भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 से लगातार इस समिति की बैठकों में शामिल हो रहे हैं। गुजरात में मुस्लिम महिला को CM योजना में फ्लैट मिला, लेकिन पड़ोसी वहां रहने नहीं दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी की शासित गुजरात और प्रधानमंत्री के गृह राज्य में एक मुस्लिम महिला को अपने घर में भी रहने नहीं दिया जा रहा है। वजह बस इतनी है कि जिस आवासीय योजना में उस मुस्लिम महिला को फ्लैट मिला है उसमें बाकी सभी हिंदू हैं। उस आवासीय कॉम्प्लेक्स में रहने वाले 33 निवासी मुस्लिम महिला के वहां रहने का विरोध कर रहे हैं। वह मुस्लिम महिला चाहती है कि उनका बेटा एक समुदाय के बीच में पल बढ़कर एकांगी नहीं बने, बल्कि समुदायों के बीच समावेशी माहौल में पले बढ़े। लेकिन उस आवासीय कॉम्प्लेक्स के लोगों को यह पसंद नहीं। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 44 वर्षीय मुस्लिम महिला उद्यमिता और कौशल विकास मंत्रालय की एक शाखा में कार्यरत हैं। उनको 2017 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हरनी में वडोदरा नगर निगम के निम्न आय समूह आवास परिसर में एक फ्लैट आवंटित किया गया था। वह अपने नाबालिग बेटे के साथ एक समावेशी पड़ोस में जाने की संभावना से बहुत खुश थी, लेकिन उनको वहां रहने का मौका अभी तक नहीं मिला है। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम महिला के वहां जाने से पहले ही 462 यूनिट वाले आवास परिसर के 33 निवासियों ने जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को एक लिखित शिकायत भेज दी। इसमें उन्होंने एक मुस्लिम के वहां रहने पर आपत्ति जताई। उनकी उपस्थिति के कारण संभावित खतरे और उपद्रव का हवाला दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि वह परिसर में एकमात्र मुस्लिम आवंटित है। रिपोर्ट के अनुसार महिला का कहना है कि विरोध प्रदर्शन सबसे पहले 2020 में शुरू हुआ था, जब निवासियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर उनके घर के आवंटन को अमान्य करने की मांग की थी। इसी मुद्दे पर हालिया विरोध प्रदर्शन 10 जून को हुआ था। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।